गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं। आज मैं आप सबको हिंदी भाषा का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा और व्याकरण क्या होता है? क्या भाषा वह होती है जो हम बोलते हैं? और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वो होता है जो हमें भाषा बोलना सिखाता है, हमें भाषा किस प्रकार बोलनी है। भाषाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, तो आइए भाषा और व्याकरण के बारे में हम और जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चित्र बना है जिसमें एक टीचर, एक अध्यापक और एक स्टूडेंट, एक छात्र है। दोनों लोग आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर जी नमस्ते, छात्र बोलता है। आओ राहुल, कैसे हो? जी ठीक हूँ मास्टर जी। रमन नहीं आया? नहीं, वह तो खेलने गया है। मास्टर जी, मेरे भैया का विवाह है, मैं आपको विवाह का निमंत्रण पत्र देने आया हूँ, अवश्य आइएगा। तो यहाँ पे मास्टर जी और छात्र के बीच में वार्तालाप चल रहा है और छात्र अपने मास्टर जी को अपने भैया के विवाह का निमंत्रण पत्र देने आया है। वह हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और वह अपने मुख से बोलकर इस बात को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे एक और चित्र बना है बाईं ओर, आप देख सकते हैं। ये बच्चा कह रहा है भाषा वाणी को व्यक्त करती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अपनी बात को व्यक्त करने के लिए हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। समझिए, राहुल ने मास्टर जी को अपनी बात कही, मास्टर जी ने उसकी बात समझी। राहुल ने मौखिक रूप से अपनी बात कही, तो राहुल ने कौन से रूप से अपनी बात कही? मौखिक रूप से अपनी बात कही, यानी कि बोलकर अपनी बात कही, मुख से अपनी बात कही। समझिए, अध्यापक ने श्याम पट्ट पर लिखा, छात्रों ने श्याम पट्ट पर लिखा हुआ पढ़ा व समझा। दैनिक जीवन में हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। यह कार्य भाषा के माध्यम से होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा इसी रूप में दूसरों के विचारों से अवगत होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पे कुछ बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है कि दैनिक जीवन में हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। यह कार्य भाषा के माध्यम से होता है। अब यदि आपको कोई बात बोलनी है या आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है और आपको उसको व्यक्त करना है, तो आप कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल आप किसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। या तो आप हिंदी में बोलेंगे या आप अंग्रेजी में बोलेंगे। दोनों में से किसी एक भाषा का इस्तेमाल करेंगे या किसी और भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप। तो हम कोई भी विचार जो हमें बताना होता है किसी को, उसको हम भाषा के साधन से बताते हैं। या तो हम बोल कर बताते हैं या फिर उसे हम लिखते हैं, कहीं पर लिख कर बताते हैं। तथा इसी रूप में हम दूसरों के विचारों से अवगत होते हैं। दूसरे जब हमें बताते हैं कोई बात तो उसे हम सुनते हैं। हम सभी हिंदी भाषा हैं। हिंदी संपूर्ण भारत में बोली व समझी जाती है, लेकिन हम सभी क्योंकि भारत में रहते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं और हम हिंदी भाषी हैं। हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, असमी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, यानी कि बोलने का और सुनने का माध्यम है भाषा। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग जगहों पे विभिन्न प्रकार के लोग हैं और वे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और उसी प्रकार वे विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वह सब भारत का एक हिस्सा है। आइए उनमें से कुछ हिस्सों के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि पहले चित्र में ये पंजाबी हैं।
तो वह पंजाब में रहते होंगे, तो उन्हें हम पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि वह पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिर बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, व केरल में मलयालम बोली जाती है। और भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं आदि। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला, अरबी, फारसी, जर्मनी आदि। यदि हम पूरे संसार की बात करें तो संसार में फारसी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फारसी, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं पूरे संसार में। आइए अब भाषा के भेदों की बात करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले यह बताया था कि भाषा को हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। हम दो प्रकार व्यक्त कर सकते हैं अपनी भाषा को, या तो मौखिक रूप में या फिर लिखित रूप में। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। मौखिक भाषा, उसको हम ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं इंग्लिश में। जब हम अपने भाव या विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत करना या वाद विवाद करना या कोई भाषण देना या कोई घटना या कहानी सुनाना, ऐसे इसमें हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, इसमें हम मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा, इसको हम रिटन लैंग्वेज भी बोलते हैं इंग्लिश में। अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करने में भाषा का जो रूप दिखाई देता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं या आप कहीं पे लिखी हुई कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप अभी सुन रहे हैं तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में इस काम को, तो उसको हम लिखित भाषा बोलेंगे। आप लिखित में लिखकर बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा। यदि आप यही चीज़ याद करके बोलेंगे तो हम उसको मौखिक भाषा बोलेंगे। अब भाषा का मौखिक रूप, यहाँ आप देख सकते हैं कि यह चित्र है जिसमें दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। तो वह बोल कर अपनी बात कह रही हैं, तो इसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, यानी कि मौखिक भाषा। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि यह बालक लिखकर अपनी बात को व्यक्त कर रहा है, अपने विचारों को प्रकट कर रहा है लिखकर, तो इसे हम भाषा का लिखित रूप कहेंगे, यानी कि लिखित भाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज, हमारे नेशन की लैंग्वेज, हमारे राष्ट्र की भाषा। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच पाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसमें यह लिखा है कि यदि किसी भी देश में या किसी भी जगह में अगर कोई भाषा का प्रयोग होने लगता है तो फिर वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे कि हमारे भारत में हमारे राष्ट्र की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, वह हिंदी है। हमारी जो मातृभाषा है यानी कि मदर लैंग्वेज, बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है, यही उसकी मातृभाषा होगी। इसका यह अर्थ है कि जैसे आप जब जन्म लिया होगा आपने, तो आपने बचपन से ही अपने माता पिता को अपने घर में हिंदी बोलते हुए सुना होगा, तो आप हिंदी बोलने लगे क्योंकि वो मातृभाषा है, आपकी माता उस भाषा का प्रयोग करती है। इसी प्रकार अगर आप किसी और देश की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे बच्चे बचपन से ही जन्म होते हुए अंग्रेजी सुनते हैं, तो वह उनकी मातृभाषा बन जाती है, वह अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो वह विभिन्न प्रकार के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं।
क्या आपको पता है कि हमारे भारत में, हमारे देश में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है? जैसा कि कहा गया है, एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लिपि के बारे में कुछ जानेंगे। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। इसकी सही परिभाषा है, किसी भाषा को लिखने की रीति को लिपि कहते हैं कि हम किस प्रकार उस भाषा को लिख रहे हैं। जैसे कि जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। कुछ अन्य लिपियाँ इस प्रकार हैं। यदि हम पंजाबी भाषा की लिपि की बात करें तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन कहलाती है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी कहलाती है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी कहलाती है। तो इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ होती हैं। व्याकरण। तो बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। अनुपयुक्त शब्द लिख देने अथवा शब्द को कहीं पर भी लिख देने से वाक्य त्रुटिपूर्ण हो जाता है और कभी कभी तो यह मात्र शब्द समूह ही जान पड़ता है, वाक्य नहीं। उदाहरण देखते हैं, आइए। एक तरफ आप देख सकते हैं बच्चों कि अशुद्ध वाक्य दिए हैं व दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य दिए हैं। अशुद्ध वाक्य वे होते हैं जिनमें व्याकरण सही नहीं होती है और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य वह होते हैं जिनमें व्याकरण सही होती है। जैसे कि पहला है, माली फूल तोड़ रही है। क्या ये सही है? नहीं। माली फूल तोड़ रहा है, ये सही वाक्य है रहा बालक रो, बालक रो रहा है। तो हमने इस अशुद्ध वाक्य को जब सही व्याकरण का इस्तेमाल करके ठीक किया और हमने उसे शुद्ध में बदला तो यही सही वाक्य है। कृपा चले जाइए, कृपा कृपया चले जाइए। विमला हंस रहा है, विमला हंस रही है। संतरे का रस खा लो, संतरे का रस पी लो। व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान मिलने पर ही वह अपना सही भाव देता है। भाषा के शुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे व्याकरण के बारे में पढ़ा और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा कि व्याकरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि हम व्याकरण का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें वाक्यों का प्रयोग सही तरह से करना नहीं आएगा। I hope that you all have enjoyed this module. Thank you. Stay at home and stay safe. बच्चों, आपको इस पाठ की वर्कशीट नंबर 1 दे दी गई है। उस वर्कशीट को इस पाठ के माध्यम से समझकर सॉल्व करें।